अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत अपना जो एतमाद है वो खो रही है। क्या अफ़गानिस्तान फिर से किसी खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। क्या एक बार फिर अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर ख़तरात जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। ये तमाम सवालात अफ़गानिस्तान की मौजूदा लीडरशिप के आपसी इख्तलाफात की ख़बरों के बाद सर उठा रहे हैं। काबुल और कंधार ग्रुप्स की तकसीम की बातें हो रही हैं। तालिबान क़यादत में हुकूमती पॉलिसीज़ और तर्ज़ हुक्मरानी पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इन तमाम ख़बरों और अफवाहों में अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के इस्तीफ़े ने जान डाली है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफ़गान तालिबान के सरबरा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है, जो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया है। अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ही हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर भी इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। साथ ही कुछ अर्सा पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने ख़ारजा पॉलिसी और गवर्नेंस के हवाले से अपने इख्तलाफात का इजहार किया था, जिसके बाद उनको अफ़गानिस्तान से जाना पड़ गया था। इन्हीं ख़बरों के मुताबिक नाज़रीन, तालिबान के ताकतवर हक्कानी नेटवर्क समेत कई सीनियर रहनुमा रहबर आला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर सख्त रवैये और दाखिली हुक्मरानी के सख्त गिर तरीक़ाकार पर नाखुश हैं। कुछ अर्सा पहले ही BBC उर्दू ने तालिबान ज़राए के हवाले से बताया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद याकूब, वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी, नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी ब्रदर और नायब वज़ीर ख़ारजा भी तालिबान अमीर के रवैये और उनकी तर्ज़ हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। और उनका मानना है कि हैबतुल्लाह का यही रवैया अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की कमज़ोरी और ख़ात्मे का बाइस भी बन सकता है। अच्छा, इसी दौरान अमेरिका की तरफ से भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। वही सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जो अभी कुछ दिन पहले तक थैंक यू पाकिस्तान रट लगाए हुए थे, उसी ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर जुज़वी सफरी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। रॉयटर ने अमरीकी इंतज़ामिया की एक अंदरूनी मेमो का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर कैटेगरी के हिसाब से सफरी पाबंदियां लगाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। जिस कैटेगरी में पाकिस्तान फॉल कर सकता है उसमें शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। ये तमाम मामलात हमारे ख़त्ते पर क्या असर डालेंगे और फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी ये मज़ीद क्या रंग दिखाएगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट और न्यू लाइन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के सीनियर डायरेक्टर हैं कामरान बुखारी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले कामरान साहब ये फरमाइए, जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे इख्तलाफात की खबरें आ रही थी सामने, वज़ीर दाखिला का भी अब इस्तीफ़ा आ गया, फिर इन इत्तलात को सच उन्होंने मज़ीद साबित कर दिया कि इख्तलाफात हैं। काबुल कंधार जो ग्रुप्स थे उसमें बड़ी वजाहत सामने आ गई। इस तकसीम का मतलब अफ़गानिस्तान में क्या फिर कोई नई खाना जंगी हो सकती है? क्या ये हम देख रहे हैं आगे? जी किरण, शुक्रिया। देखें, मैंने अगस्त 2021 यानी कुछ दिन बाद ये जब तालिबान की हुकूमत आई थी और अमरीकी इनखला जो है मुकम्मल होने जा रहा था, तो मैंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून लिखा था जिसमें मैंने इसकी पेशनगोई की थी कि ये तालिबान जो हैं वो फ़िलहाल तो मुतहद हैं कि अमरीका का इनखला हो जाए और अपने जो उनके मुखालफीन हैं, जो साबका हुकूमत के हुक्मरान हैं, उन सब का जो ना वो कला कमा करने के लिए मुतहद हैं। लेकिन हुकूमत में आते ही उनको दुश्वारियों का सामना होगा। उनको प्रैग्मेटिज्म और आइडियोलॉजी के दरमियान बैलेंस करने की ज़रूरत होगी और ये उनके दरमियान एक फ्रैक्चर होगा। और वो अब देखें, अब वो हमारे सामने आ रहा है। वक्त लगता है इन चीज़ों को उभर के सामने आने के लिए, लेकिन ये है कि इसकी पेशनगोई मैंने की थी एंड आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। अल्टीमेटली देखें, तालिबान जो है वो किसी एक मकतबा फ़िक्र का तो नाम है नहीं है। उसमें बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट्स हैं, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं। वो पहले तो मुतहद थी क्योंकि उनका मकसद जो है था कि हुकूमत हासिल करना, बरसर इक़्तिदार आना। अब जबकि वो आ चुके हैं तो पावर शेयरिंग में मसला हो रहा है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ अब जो पाकिस्तान में जो यानी ये जो दरियाए सिंध की मगरिब की जानिब जो हालात हैं, बलोच रेबेलियन को देख लें, TTP के जो इंसर्जेंसी को देख लें, तो इसमें अब पाकिस्तान के लिए भी
फौजी मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान का जो है ना गुजारा नहीं होगा। तो वी आर लुकिंग एट ए ह्यूज स्टॉर्म इन अफगानिस्तान। अच्छा कामरान साहब, मुझे बताइए, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जो इख्तलाफात बेसिकली कंटेंशन जो वहाँ पर है वो बेसिकली इन बातों पर है कि शायद ये तालीम के मामले पर, ख़वातीन की तालीम के मामले पर, फिर इसके साथ साथ जो हिबतुल्लाह की सख्त पॉलिसीज़ हैं उन मामलात के ऊपर ये इख्तलाफ आ रहा है। क्या सर इसमें एक वजह जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो अफगानिस्तान से हो रही है, क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वज़ीर दाखिला करीबी समझे जाते हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल, देखें इस वक्त पावर शेयरिंग का भी इशू है। यानी देखें जो इससे पहले जो सरबराह आला थे, सुप्रीम लीडर्स थे, मुल्ला हिबतुल्लाह से पहले, तो वो लोग जो हैं वो एक तरह से इजाज़त देते थे कि काबुल में जो उनकी हुकूमत है वो खुद मुख्तार है, उनको जो है ना इजाज़त थी कि भाई वो करें। जो मुदाखलत जो थी वो बहुत कम थी। इवन मुल्ला उमर के दौर में मुदाखलत बहुत कम थी। तो जो चीज़ें ज़रूरी समझी जाती थी वो की जाती थी। उस वक्त खैर जो है तालिबान के अंदर एक कोहिसिवनेस भी थी क्योंकि नई नई तहरीक थी। अब चूंकि ये तहरीक पुरानी हो चुकी है, इसमें बहुत सारे मकातब फ़िक्र हैं, तो जाहिर है ख़वातीन के मामले को लेके जो है कुछ लोग एक जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि देखें उनके सामने दो चॉइसेस हैं। अगर तो उन्होंने हुकूमत करनी है, जो प्रैग्मेटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने हुकूमत करनी है, तो बैरूनी दुनिया के साथ उनको ताल्लुकात बढ़ाने हैं। बैरूनी दुनिया के साथ वो आइडियोलॉजी के ऊपर और औरतों को सप्रेस करके तो वो ताल्लुकात बनाने से रहे। जो लोग जो हैं आइडियोलॉजिकल हैं उनको पता है कि अगर जो है प्रैग्मेटिस्ट के हाथ में जो है वो भाग दौड़ आ जाती है रियासत की, ये सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट की, तो वो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। सो दिस इज एज मच अबाउट पावर एज इट इज अबाउट आइडियोलॉजी। सही। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में 2021 में असलाह छोड़ा गया था जब इवैक्यूएशन हो रहा था, तो वो अब वापस लिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी डेफिनेटली ये समझता है कि जिस तरह के जदीद असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है अफगानिस्तान से, वो वही असलहा है जो अमेरिका छोड़ के गया था। तो अब क्या सर कहीं पर ये हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान को ट्रंप कहें कि मावनत फराहम करें या लेके दें हमें, और फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर वहां से कहा जाता है तो? देखिए अभी तो ये बात क्लियर नहीं है कि बात तो उन्होंने कह दी सदर ट्रंप ने कि जी वो जो असला है वो हमें वापस चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने बयान क्या दिया, सवाल ये है कि वो ये चीज़ उनकी प्रायोरिटी फहरिस्त पे कहाँ पर है, लो है, हाई है, दरमियान में कहीं पे, तो और उसके लिए फिर वो करना क्या चाहेंगे। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई फौजी मुदाखलत या कोई बड़े पैमाने पे कोई ऑपरेशन वगैरह वो होगा। तो अगर तो उनको असला चाहिए, और अगर असला नहीं भी चाहिए और वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कोई एक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, तो जाहिर है फिर उन्हें पाकिस्तान को रीच आउट करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि इस वक्त सवाल ये नहीं कि अमेरिका रीच आउट करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि इस्लामाबाद जो है क्या वाशिंगटन को रीच आउट करेगा, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के हालात जो है वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनको ज़रूरत है अमेरिका की ज़्यादा, बजाय इसके कि अमेरिका को अगर आप देखें वो इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। देयर आर अदर इश्यूज दैट वाशिंगटन हैज टू डील विद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और भी मामला हम देख रहे हैं, इसी तरह से ट्रंप साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में भी किया था, मुस्लिम ममालिक पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। अब जो नई ट्रैवल एडवाइजरी आ रही है उसके बारे में हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पार्शली ये कुछ पाबंदियां होंगी, लेकिन बहरहाल होंगी, कुछ वीज़े के हवाले से, कुछ महदूद करने के हवाले से। तो क्या ऐसी कोई है सिचुएशन कि ये कोई हिकमत अमली हो पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए? मुमकिन है कि सवाल ये होता है ना कि पसे पर्दा बात क्या चल रही है, और क्या मांग ऐसी की जा रही है जो कि पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा। तो फिर तो दबाव का मामला जो है, वो थ्योरी जो है वो सादर आती है इसके ऊपर, इस सिनेरियो पे। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें उनको एक फहरिस्त तो जारी करनी है ना, और अभी तो कोई हतमी फैसला तो आया नहीं। हाँ, ये लीक जरूर आई है मीडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान जो है ऊपर मुकम्मल बैन नहीं होगा, लेकिन वो एक येलो लिस्ट में होगा, और वो उसमें यह है कि कुछ पाबंदियां होंगी।
एक्चुअली क्या होता है ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जाहिर है इसमें कोई लेन देन भी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि लेन देन किस चीज़ पे हो रही है, अमेरिका को ऐसी क्या अशद ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान की जो इतना बड़ा इशू है कि जो इस तरह का वो दबाव डाला जा रहा है। मेरी रीड ये है कि पाकिस्तान को उस फेरिस्त में नहीं डाला गया कि जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैन है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन। मतलब इतना अच्छा नहीं है, मतलब पाबंदियां फिर भी कुछ होंगी, हमारे लोगों के लिए मुश्किलात होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इट्स अ गुड साइन के जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो इस इंतजामिया ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जो है ये तो बहुत खतरनाक मुल्क है, इससे तो जो है यहाँ बड़ी दहशतगर्दी होती है, तो चलें यहाँ पे मुकम्मल पाबंदी लगा दें। दैट्स अ गुड साइन। आई थिंक दैट्स मतलब नाइब सदर के स्टेटमेंट को कामरान साहब कैसे देखते हैं आप? वो जो कह रहे हैं कि जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं उनको भी अमेरिका के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, मतलब उनका होना जरूरी नहीं है, उनको भी मुल्क बदर किया जा सकता है। देखें, आई थिंक ये इसके लिए कानूनी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो एक्चुअल पॉलिसी क्या बनती है ये अभी हमारे सामने नहीं है। अभी हमारे पास बयानात हैं, और बयानात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सियासी भी होते हैं, उनको अपने बेस को भी खुश करना होता है। लेकिन जाहिर है एक हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पे कि जिनके बारे में मतलब एक खुली बात है कि वो ऐसे लोग पाए गए हैं कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस थी और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स थे। तो ऐन मुमकिन है कि वो कोई सोच रहे हों कि भाई ये कोई तोड़ ढूंढा जाए कि जहां पे इस किस्म के लोगों के लिए भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब तक तो यही है ना कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं और आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, कोई कानून नहीं तोड़ते, तो आप किसी शिकंजे में नहीं आते। लेकिन अब सवाल ये होता है कि प्रीएम्प्टिवली अगर कोई आपको इंटेलिजेंस मिलती है कि जी फलां शख्स जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है और वो इस तरह की दहशतगर्दी में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में जो है खतरे में मैं यही बेसिकली आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स थे लेकिन वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, तो उनका ताल्लुक कहाँ से था? मुख्तलिफ मुल्कों से है, मतलब कोई एक देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक प्लेस के जहाँ से आते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म ममालिक से लोग हैं। लेकिन ये है कि सवाल ये उठता है कि आप क्या ब्लैंकेट जो है लीगल परमानेंट रेजिडेंस जो LPR स्टेटस है उसके ऊपर को कानून बना सकते हैं या नहीं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो है इसको केस बाय केस बेसिस पे देखा जाएगा, और क्या वो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक से अदालतों में जाएगा। आई एम सॉरी, आप सवाल दोहराइए फिर से। नहीं, आप कह रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से उन लोगों का ताल्लुक है, तो क्या ज्यादातर मुस्लिम ममालिक से? क्योंकि पहले भी पाबंदियां सबसे ज्यादा मुस्लिम ममालिक पर लगा दी थी ना। जी, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं कि जो मुस्लिम ममालिक से हैं। जहाँ तक मेरे सामने फहरिस्त नहीं है तो मैं हतमी तौर पे तो कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो मेरी याद पड़ता है, जो मुझे गुज़श्ता कई सालों में जब से 9/11 हुआ है, तो उसके बाद से जो है जो लोग सामने आए हैं जिनके पास LPR स्टेटस था, वो ज़्यादातर तो जाहिर है फिर वो मुसलमान मुल्कों से हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद कर रहे थे। वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।